अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। एक नया दिन, नई उम्मीदें और बहुत सारे काम। तो बस फिर मैं जा रही हूँ जी बच्चों को सुबह सुबह छोड़ने के लिए स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल का जो छोड़ने का टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद आप घर के जितने भी काम हैं ना, आराम सुकून से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जैसे ही मैंने ड्रॉप किया ना, तो मुझे अचानक से याद आ गया कि घर में दूध ख़त्म है। तो सुबह सुबह अभी हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों को ड्रॉप करके? दूध लेना। क्यों? एक पाकिस्तान वाले काम शुरू हो गया। सुबह सुबह दही लेने जाओ, दूध लेने जाओ, सुबह सवेरे चाय पीनी है, दूध खत्म हुआ है। चाय तो जरूरी है, सर्वाइवल मुश्किल है चाय के बिना। हाँ, दूध लेने जा रहे। वो देखें एलडी पे एक बंदा नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है, मेरा ही वेट कर रही है। चले आए चलते हैं। वो आसिम को मजबूर करके आखिर मैं अपने साथ ले ही आई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेना था दूध। हम लोग जो है शूट जो है दूध की तरफ जा रहे हैं। अब दूध का इन्होंने यही हिसाब किया हुआ है, मीट और वेजिटेबल सबसे स्टार्ट में ये लगाते हैं और दूध बिल्कुल एंड पे जाके लगा होता है। चलें फिर उठाएं आप, ये दो को उठा लें। हालांकि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को ड्रॉप करके स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे आ गए थे। लेकिन यहाँ पे दूध जो है फिल नहीं हुआ था, छोटी बॉटल्स पड़ी थी। और आपको तो पता ही है कि मार्केट में आओ तो फिर 2 चीज़ें तो बंदा ले नहीं सकता, फिर उसकी बजाय 4-6 चीज़ें तो लेके ही जाता है। तो यहाँ पे दूध लेके आने के टाइम हमें जो जो बीच में रास्ते में नज़र आया तो लग रहा था कि ये भी चीज़ घर में ख़त्म है, ये चीज़ भी ख़त्म है और ये चीज़ भी ख़त्म है। तो जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो सारी फिर हम लोगों ने जो है ना वो ले ली थी। वो भी लेके तो अब हम लोग जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही हम गाड़ी की तरफ गए ना, तो मुझे अचानक से याद आया कि मैं जो है एलडी पे आई हुई और इनके क्रॉसेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्यों ना मैं इनसे क्रॉसेंट्स ले लूँ और घर जाके उसी के सैंडविचेस आज बना लें। तो बस फिर फटाफट से मैं चली गई थी वापस और जाके मैंने जो है इधर से लेके आए थे क्रॉसेंट्स। दो चीज़ें मैं भी लेके आई हूँ। अच्छा, तो जब भी मैं एलडी जाती हूँ ना, मैं इनके क्रॉसेंट ज़रूर लेके आती हूँ और इसके सैंडविचेस ज़रूर बनाती हूँ फिर। तो मेरी ब्रेकफास्ट वाली सुबह जो होती है ना, वो बहुत ही स्पेशल होती है। क्योंकि जो है ना, मुझे तभी अच्छा लगता है जब मेरी सुबह की जो शुरुआत है ना, तभी अच्छी होती है जब मैं आसिम के लिए बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और जब वो हर चीज़ शौक़ से खाते हैं और अच्छा सा दिन शुरू होता है। तो जो है, पहले मैं एक मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी कुछ सालों से मैं काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन हो चुकी हूँ। मुझे अब अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट तैयार करना, पीसफुली अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करना। पहले तो बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं करता था, लेकिन अब जो है एक रूटीन सेट हो चुकी है। यहाँ की लाइफ बड़ी स्लो पेस्ड है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना बड़ी एक रूटीन में चल रही होती हैं कि आपने घर आना है, ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, भागम भाग चीज़ें हो रही होती हैं पर स्लो पेस में। तो जो है बस वही चल रहा होता है साथ साथ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने ले लिए थे एग्स क्रैक करने के बाद इसमें मैंने अपने मसाला जात डाल लिए थे, यानी कि नमक और सुरख मिर्चें, मेरे हमेशा से फेवरेट सुरख मिर्चें, जिनको बगैर हमारा गुजारा तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल ली थी, इसको अच्छी तरह से घोल लिया था और इसको मिक्स करने के बाद पैन में ऑयल ले लिया था और पैन में इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया था। अच्छा, मोस्टली जो है एग इसी तरह से फ्राई किया जाता है नॉर्मली, लेकिन मैंने एक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की थी, तो उससे ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बहुत फ्लफ़ी बनता है। तो वो टेक्निक ये है कि आप जो है एग्स को एक इन कवर्ड प्लेस में डालें, यानी कि एक छोटे पैन में डालें और उसके बाद इसकी जो आंच है ना, सारी सेटिंग उसके ऊपर होती है। आप आंच को बिल्कुल स्लो रखें, उससे जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है, बहुत ज़्यादा इसका टेक्सचर अच्छा होता है। तो बस फिर मैंने अपने क्रॉसेंट्स को कट कर लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी केचप लगा दी थी एक साइड पे, और एक साइड पे मैंने जो है ना वो रेंच सॉस डाल दी थी। ये रेंच सॉस भी मैंने खुद ही घर में तैयार की थी, पहले से बना के मैंने रखी हुई थी। अब नेक्स्ट टाइम जब तैयार करूँगी तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूँगी। तो यहाँ पे स्लो कुकिंग में जो है ना एग जो है वो फ्राई हो रहा है। अब मैं इसको पलटा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये थिक और क्रीमी सा बना था और उसके बाद जो है मैंने इसको कट कर लिया था।
और कट करने के बाद इसे मैंने जो है ना क्रॉसन में लगा दिया था। मेरा जो है ब्रेकफास्ट बनाने का जो है ना सिमिलर फार्मूला है, जितना गलीज़ उतना लजीज। तो बस इस फार्मूले पे अमल करते हुए मैंने फटाफट से जो है ना इसको जो है एग को फटाफट से इसके अंदर क्रॉसन के अंदर लगा दिया था और इसको फोल्ड कर लिया था और हाथों से ही पकड़ के मैंने इसको जो है ना पैन में रख के जो है उसमें इसको अच्छी तरह से टोस्ट कर लिया था, क्योंकि क्रॉसेंट अगर आप टोस्ट नहीं करते तो इसका टेस्ट उस तरह का इतना अच्छा नहीं आता। बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको जो है ना टोस्ट कर लिया था। तो इसके बाद बारी आ गई है हमारी कॉफ़ी की। बहुत ही आसान है, बस 2 कप मैंने दूध बॉईल कर लिया था। इसके अंदर जो है मैंने शुगर डाल दी थी। शुगर डालने के बाद जो है कैपेचिनो का एक चम्मच डाल दिया था। इसको अच्छी तरह से घुमा लिया था और ये मेरी कॉफ़ी जो है ना बिल्कुल क्रीमी सी रेडी हो गई है। इसको 2-3 सेकंड्स के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो फ्रॉथ खुद ही जो है ना ऊपर आ जाता है। पहले आपको ऐसे ही लगता है कि नहीं, मुझे अलग से इसको वो करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए और उसके बाद इसको जो है दूध में ऐड करना चाहिए, लेकिन मैंने इस तरीके से काफ़ी बार कॉफ़ी बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब तरीका है और सबसे ज़्यादा आसान भी यही वाला तरीका है। तो इसके बाद हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है और आज जो है मुझे बीच से आने के बाद के जो काम है ना वो करने हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि बीच पे जाने के बाद वापस आने की स्ट्रगल कितनी लंबी होती है। बीच वाले कपड़े इतने गंदे होते हैं कि रात को मैंने उनको जो है आते साथ ही तार पे फैला दिया था ताकि जो है वो रेत उनमें से निकल जाए। और अब जब वो सूख गए हैं तो अब मैं उनको वॉश करूँगी फैब्रिक सॉफ्टनर के साथ, ताकि उनमें से जो है ना अच्छे तरीके से जो भी स्मेल है या जो भी है वो सारा कुछ निकल जाए और अच्छे तरीके से वो ड्राई हो जाए और फिर मैं उसको दोबारा से बैग रेडी करके रख दूँगी। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ता और यहाँ पे मेरा मज़े का नाश्ता जारी है। ये बहुत मज़े का था। और इसके बाद बीच वाले काम अब हमने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने बीच के कपड़े डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डिटर्जेंट डाल रही हूँ और साथ थोड़ा सा डिटर्जेंट मैंने लिया था। और मेन जो चीज़ है इसके अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर, वो मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि कपड़े जो हैं वो फ़ौरन से बैग में डाल के मैं हर वक्त वो बैग रेडी रखती हूँ तो उनमें से हर वक्त जो है ना वो खुशबू आती रहे। तो बस फिर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया था, क्योंकि जब बीच पे जाते हैं ना तो धूप होती है नीचे से, तो आप पानी में आपकी पैर वगैरह होते हैं लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से कपड़ों में से स्मेल नहीं जाती। तो इसलिए मैंने जो है इसके अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर डाला था। इसके बाद जो है अब मैंने सोचा किचन थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। आज बाय चांस कोई अच्छा दिन है जिसमें मुझे खाना नहीं पकाना, क्योंकि जो है परसों मैंने सैटरडे वाले दिन जो मैंने दावत की थी तो कुछ लेफ़्ट ओवर चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, निहारी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आज लेफ़्ट ओवर चीज़ें ख़त्म की जाएंगी। इसीलिए मैंने आज प्रायोरिटी पे जो है ना किचन को साफ़ करने का सोचा था कि आज किचन चमका के रख देना है बस। तो बस फिर मैं जो है अपने तलिस्मी हाथों का इस्तेमाल करते हुए ग्लव पहन रही हूँ और यहाँ पे मैंने अपना मैजिक स्प्रे ले लिया है। इसका नाम है पिंक स्टफ़। ये बहुत ही फेमस स्प्रे है, सारे किचन में मैंने ये स्प्रे मार देना है और फिर आप देखिएगा मैजिक। 5 मिनट के लिए मैंने ये स्प्रे जो है ना अपनी टाइल्स को लगा दिया था, क्योंकि ये बहुत अच्छा मल्टीपर्पज़ स्प्रे है, पर ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में ये अभी ये स्प्रे आया है। इससे पहले ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा वायरल स्प्रे था। मैं हमेशा सोचती थी कि ये हमें क्यों नहीं मिलता, तो अभी रिसेंटली तकरीबन 1 साल हुआ है पिंक स्टफ़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी अब अवेलेबल है। वुलवर्थ से आप इसे ले सकते हैं और कोल से भी ले सकते हैं। तो फिर मैंने ये स्प्रे जो है ना पूरी अपनी कैबिनेट्स जो थी उनके ऊपर कर दिया था, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। जब बच्चे घर पे थे तो बच्चों ने मेरे साथ थोड़ी हेल्प कराई थी, लेकिन मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी और मैं हमेशा डीप क्लीनिंग करके रखती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरा किचन जो है ना वो गंदा हो इतने लंबे टाइम के लिए। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो मेरे अंदर के जो कीड़े हैं ना क्लीनिंग वाले वो बुरी तरह से फड़क रहे थे कि हमें जो है ना बस क्लीनिंग करनी है। तो इस स्प्रे को करने के बाद 5 मिनट के लिए जो है मैंने इसको लगा रहने दिया था और उसके 5 मिनट के बाद जो है मैंने अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया था। उसके साथ मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया था। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बिल्कुल नया मैंने लिया था, मतलब फ़्रेश पीस मैंने निकाला था पैकेट में से, क्योंकि जितना अच्छा आपका क्लीनिंग क्लॉथ होता है आपकी क्लीनिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपका क्लीनिंग क्लॉथ ही साफ़ नहीं होता तो फिर आपकी क्लीनिंग अच्छी नहीं होती। तो मैं हमेशा सबसे ज़्यादा जो वर्क करती हूँ ना वो होता है इसके माइक्रोफाइबर क्लॉथ को साफ़ रखने में। बिल्कुल भी मैं इसके ऊपर ग्रीस नहीं लगने देती और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगने देती जिससे ये गंदा हो जाए। तो किचन जब साफ़ हो जाता है ना तो आपके अंदर एक अजीब सी जो है ना वो
पावर आ जाती है, शक्ति फील होती है आपको कि आज तो बहुत ही ज़्यादा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। मैं वैसे भी इसकी डीप क्लीनिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करती हूँ, इतनी फ्रीक्वेंटली करती हूँ कि एवरी नाइट मैं तकरीबन डीप क्लीनिंग करने के बाद ही किचन जो है अपना क्लोज़ करती हूँ। एवरी नाइट मेरी ये रूटीन होती है, ये स्प्रे वाली। लेकिन मैं ये स्प्रे नहीं करती, वो सिंपल मैं लेमन और वाटर का जो स्प्रे है ना वो बना के रखती हूँ। लेमन को बॉईल करने के बाद सिर्फ उसका जो है मैंने स्प्रे में पानी डाल के रखा हुआ होता है और उस पानी के साथ मैं इस किचन को साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि सारा किचन वाइट है तो मैं चाहती हूँ कि इस पे बिल्कुल भी ऑयल के दाग धब्बे कुछ भी ना आए, और हर चीज़ को मैं इसी तरह से रात को एक बार साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरह से मेरा किचन जो है वो स्पार्कलिंग क्लीन होता है। और जब सुबह उठते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि रात के कोई गंद बर्तन वगैरह कुछ नहीं होते और आपका साफ़ सुथरा किचन होता है और काम करना इतना आसान होता है आपके लिए। तो इसके बाद जो है कुछ बर्तन जो मांजने वाले थे वो मेरे पड़े हुए थे, बाकी बर्तन तो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए थे। लेकिन ये बर्तन जो थे मैंने सोचा कि हाथों के साथ इनको अच्छी तरह से मैं मांज के साफ़ कर लूँ, क्योंकि कई जगह पे जो है ना वो दाग जो होता है वो रह जाता है। तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है खुद ही साफ़ कर लिया था। और ये साफ़ करने के बाद जो है मैंने कहा कि बर्तन वॉश करने के बाद मैं सिंक को भी अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। सिंक की जो डीप क्लीनिंग है ना ये मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद करती हूँ। तो आज मुझे जो है दिल कर रहा था कि आज खाना नहीं बनाना तो क्यों ना अपना टाइम प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और परसों जो दावत बनाई थी इसकी वजह से काफ़ी किचन ग्रीसी हो रहा था और मैं तसल्ली में बिल्कुल भी नहीं थी। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था मुझे जो है किचन को थोड़ा कम टाइम देते हुए, तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग की जाए आज। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना सिंक किस चीज़ के साथ साफ़ करती हूँ। जो सबसे ज़्यादा कामयाब टेक्निक मुझे आज तक नज़र आई है, टेक्निक नहीं मैं कहूँगी, आपको एक क्रीम बताती हूँ, उसको कहते हैं जिफ क्रीम। आपको कोई भी क्रीम क्लेंजर मिले अगर पाकिस्तान से भी, तो आप क्रीम क्लेंजर ज़रूर लें। इससे आपका सिंक जो है बिल्कुल नया रहेगा, कभी भी पुराना नहीं होगा और उसकी शाइन बिल्कुल बरकरार रहेगी। और मैंने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मार्ट्स के ऊपर सिफ नाम का क्लेंजर देखा था। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है डिश वॉशिंग क्लेंजर, बट लिखा होता है क्रीम क्लेंजर। तो जितने भी क्लेंजर आते हैं ना वो होते हैं स्टोव के लिए और चूल्हे के लिए होते हैं, और साथ में जो है सिंक और इस तरह की चीज़ों के लिए होते हैं, और देगचों को भी बहुत अच्छा साफ़ करते हैं। ये बड़े स्पेशल क्लेंजर्स होते हैं और इनकी क्लीनिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोफाइबर पार्टिकल्स होते हैं जिसके साथ क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है। तो मेरा चूल्हा बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कोई भी स्प्रे नहीं करती, मैं सिर्फ क्रीम क्लेंजर लगाकर इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ अच्छे तरीके से। और आप कोशिश करें कि आप इसे स्टील वूल के साथ ना करें, वरना आपका चूल्हा जो है वो स्क्रैच हो सकता है। तो मैंने यूज़ किया था स्क्रब डैडी। ये एक डिफरेंट टाइप का स्पॉन्ज है, मुझे नहीं पता कि इसको वैसे क्या कहते हैं, इसका नाम ही स्क्रब डैडी है यहाँ पे, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का एक स्पंज होता है जो नॉन स्क्रैच स्क्रब होता है। इससे स्क्रबिंग होती है। इसी से मैंने टूटी भी साफ़ कर ली थी। इसी के साथ मैंने जो है अपने स्टील की सारी अप्लाइंसेस जो है ना वो साफ़ कर ली थी। एक तो ये स्क्रैच नहीं करता, दूसरा ये क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करता है। तो बस फिर मैंने ये लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इस चीज़ों को छोड़ दिया था। 10 मिनट्स के बाद जब मैल अच्छी तरह से जमा हो चुकी थी तो मैंने जो है उसको साफ़ करने का सोचा था। वैसे तो आइडियल ये होता है कि आप 2-3 कपड़े अपने हाथ में एक वक्त में रखें, लेकिन मैंने जो है पहले एक कपड़ा जो गीला किया हुआ था माइक्रोफाइबर जिससे मैंने सारी क्लीनिंग की थी, उसी के साथ मैंने सोचा कि इस क्रीम क्लेंजर को मैं उतार लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं ड्राई क्लॉथ के साथ इसको जो है ना वो कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो मैं तकरीबन इसको अभी वॉश कर रही हूँ। इसको खुले पानी से तो वॉश नहीं किया जाता, सिर्फ गीले कपड़े के साथ मैं इसको जो है ना हल्के डैम्प क्लॉथ के साथ ही मैं इसको साफ़ कर रही थी। तो ये साफ़ करना इतना सेटिस्फाइंग होता है, इतना आपका चूल्हा जो है वो चमक जाता है। तो जब मैंने सारी क्रीम उतार ली थी डैम्प क्लॉथ के साथ, तो साथ ही मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है ऑरेंज कलर का, ये बिल्कुल ड्राई क्लॉथ है, ड्राई क्लॉथ के साथ अब मैं जो है ना सारी चीज़ों को सुखा रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं ना वो क्रीम तो उतर गई है, अब जो है रेजिड्यू जो है ना उसको अच्छे तरीके से बस ड्राई कर रही थी मैं। तो इस तरह से इसकी शाइन जो है ना बहुत अच्छी आती है। कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और न्यू होना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा चूल्हा साफ़ होता है।
मैं जो है इसी वजह से इसके ऊपर फॉइल नहीं लगाती कि मैं इसकी क्लिनजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। और जब कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी लेज़ी हो रही हूँ तो मैं इसके ऊपर फॉइल लगा भी लेती हूँ, ताकि अगर ऑयल का बहुत काम हो रहा है या इस तरह से ग्रीस आने का बहुत चांस है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो फॉइल जो है वो काफ़ी आपकी लाइफ सेवर होती है। ज़रा आपकी बचत हो जाती है, चूल्हा साफ़ रहता है आपका नीचे से। लेकिन मैं जो है इसी तरीके से चूल्हे को साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये जो तरीका है ना, मैंने अपनी अम्मी का देखा है। मेरी अम्मी जो है ना वो चूल्हा हमेशा साफ़ करती हैं। मैंने उनको काफ़ी बार सजेस्ट किया था कि आप एल्युमिनियम फॉइल लगाएं, लेकिन वो हमेशा कहती कि नहीं, इस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से चूल्हा साफ़ रहता है और हर वक्त जो है वो क्लीन रहता है। तो अब मुझे भी यही सेम पैटर्न, यही आदत है कि मैं जो है चूल्हे को क्लीन करती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने जो है अपना सिंक जो है उसको भी साफ़ कर लिया था और बिल्कुल मैजिकली ये वर्क करता है। क्रीम क्लेंज़र कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी क्रीम क्लेंज़र, और ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जितना भी स्टील का आपके सिंक होते हैं, टूटियाँ होती हैं, उनको चमका के रख देता है। बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, थोड़ी देर आप इसे लगा के छोड़ दें और उसके बाद आप इसे डैम्प क्लॉथ से साफ़ कर लें और फिर ड्राई क्लॉथ के साथ, और आपकी वो चीज़ चमक जाएगी और बिल्कुल भी पुरानी नहीं होगी, उसकी शाइन भी वापस आ जाएगी। सबसे ज़्यादा आइडियल तरीका है ये क्लीनिंग करने का। और इसी से जो है मैंने अपना सिंक का जो टूटी है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और ये बिल्कुल चमक गई थी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब किचन टोटली मेरा साफ़ हो चुका है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि मैं चूल्हे की बहुत ही ज़्यादा गहरी वाली डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इसमें यह है कि जो इसकी नॉब्स होती हैं उनके पास थोड़ी सी भी जो ग्रीस लगी होती है ना, वो भी मैं साफ़ करना चाह रही थी। तो इस वजह से मैंने जो है ना डैम्प क्लॉथ ले लिया था, इसको साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से, और एक फ़ोर्क की मदद से मैं जो है इसको बिल्कुल फ़ोर्क को के साथ फंसा के कपड़े को इसके कॉर्नर्स के अंदर से जितना भी ग्रीस है ना वो आउट कर रही थी, निकाल रही थी। क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही क्रीम क्लेंज़र लगा हुआ था, तो वो जो ग्रीस है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होता है और आराम सुकून से जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बस इस तरह से मैंने जो है ना पूरा इसके कॉर्नर्स को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। कॉर्नर्स भी बिल्कुल साफ़ हो चुके थे, उनमें बिल्कुल मैल नहीं रह गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। अगर आपके पास कोई टूथपिक हो आप उसके साथ भी इसको साफ़ कर सकते हैं कपड़ा लगा के, वरना आप जो है ड्राई क्लॉथ के साथ या फिर थोड़े से डैम्प क्लॉथ के साथ अगर आप फ़ोर्क के साथ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इंटरनली भी इसको इसी तरह से साफ़ कर लिया था और इसी तरह से बाकी के जो 2-3 इसके थे बर्नर्स, उनको भी मैंने अच्छे तरीके से इसी तरह साफ़ कर लिया था। सबसे प्रैक्टिकल तरीका है ये, मैंने इंटरनेट पे देखा था और जब से ये देखा है मेरे ये बर्नर्स बिल्कुल साफ़ रहते हैं, क्योंकि मैं इनको जो है ना फ़ोर्क की मदद से हमेशा साफ़ कर लेती हूँ। तो सब कुछ साफ़ होने के बाद मैंने ड्राई क्लॉथ इसके ऊपर मार दिया था और ये है फ़ाइनल लुक हमारे चूल्हे की। अब आप बता सकते हैं कि ये चूल्हा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये बिल्कुल नया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा साफ़ हो चुका था, इतना चमक गया था कि आपको शाइन जो है वो वीडियो में भी नज़र आ रही होगी कि ये इतना नया हो चुका है कि इसे बिल्कुल भी कोई धब्बा, कोई दाग इसके ऊपर नहीं रहा था और ये इतनी अच्छे तरीके से चमक गया था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो बस ये सारी मेहनत करते हुए टाइम हो चुका है बच्चों को लेके आने का। अब मैं जा रही हूँ जी बच्चों को लेने। बच्चों को लेकर आए, शाम को उनके साथ टाइम स्पेंड किया और शाम को मैं उनको लेके गई आइसक्रीम खिलाने के लिए। यहाँ पे आसिम ने ले ली थी फ्रोज़न कोक, मैंने ले ली थी अपनी आइसक्रीम और बच्चों ने जो है मैकफ्लरी ले रही थी, लेकिन मैकडोनल्ड वालों ने हमारा जो ऑर्डर है ना वो मिक्स कर दिया था। मैकफ्लरी में 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक में ओरियो होता है और एक में M&M's होती हैं। तो हमने ऑर्डर की थी M&M's और उन्होंने गलती से हमें जो है ओरियो वाले दे दिए थे। मेरा बेटा गया और उनको रिटर्न करके अपना वापस ऑर्डर जो है वो लेके आया था और इसी तरह करते करते शाम हो गई थी। हम घर आए, घर आने के बाद हमने अपना लेफ़्ट ओवर जो फूड था वो फिनिश किया और इसी तरह आज का दिन हमारा बहुत बिजी और मसरूफ़ और प्रोडक्टिव गुजरा। तो आई होप आपको मेरी जो है किचन क्लीनिंग की रूटीन, मेरी स्टोव क्लीनिंग की रूटीन और मेरी जो है सिंक क्लीनिंग की रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और प्रोडक्टिव लगी होगी और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।